अस्सलामुअलैकुम वीवियर। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि बेसिकली ये फ्लक्स जो होता है ये क्या होता है। सेकेंडली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो डिफिनीशंस है उस डिफिनीशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम कितने वे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और नंबर थर्ड वन हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैथमेटिकल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। और नंबर फोर्थ वन में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या ज़ीरो होता है। तो हम उन फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ नंबर पे, चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा या ज़ीरो कब होगा। छठे नंबर पे हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आर्बिट्रेरी शेप। आर्बिट्रेरी शेप मीन कोई भी शेप, कोई भी इर्रेगुलर शेप कि अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर शेप है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। और सातवें नंबर पे इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज स्फीयर। मीन हमारे पास एक क्लोज स्फीयर है, उसी क्लोज स्फीयर का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा। तो ये हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रोफ्लक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो वर्ड है, इलेक्ट्रिक कहते हैं चार्ज को, किस चीज़ को कहते हैं, चार्ज को। और जो फ्लक्स है वो ये थर्मोडायनामिक का वर्ड है। फ्लक्स का जो वर्ड है दिस बिलोंग टू हाइड्रोडायनामिक। ये हाइड्रोडायनामिक से जो है ये वर्ड निकला हुआ है। और इसी हाइड्रोडायनामिक के वर्ड का मतलब है फ्लो। किस चीज़ को कहा जाता है, फ्लो को फ्लक्स कहा जाता है। मीन जब कोई चीज़ बहती है तो उसी को हम फ्लो ऑफ दिस थिंग इज कॉल्ड फ्लक्स, इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक है, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, मीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सो इस टॉपिक में हम ये एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसे हम डिफरेंट वेज से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम तीन वेज से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम तीन वेज से डिफाइन कर सकते हैं। जो डिफिनीशन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो ये है दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर of electric field line passing through certain area are called electric flux। मीन हमारे पास तो ये डिफिनीशन नंबर फर्स्ट हो गया किस चीज का, आपके पास पासिंग थ्रू सर्टन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब लेट्स सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सामने हमने एक एरिया रख लिया, एंड दिस एरिया को हमने इस तरह रख लिया कि ये एरिया, पॉइंट टू बी नोटेड, एरिया नॉट डायरेक्शन ऑफ एरिया, जो ये एरिया जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब ये एरिया ए जो है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर रखा गया है। तो अब इसी के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इसका एक डिफिनीशन हो गया। सेकंड हमारे पास जो डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, सेकंड वे से हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं, दैट द एंटायर group of electric field lines originate from positive charge or terminate at negative charge। are called electric flux, are called electric flux। तो अब लेट सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों? क्योंकि सर्टन एरिया के ऊपर पास हो रहे हैं। या ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट होते हैं। अब इन्हीं ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफिनीशन नंबर थर्ड जो हमारे पास है, थर्ड वे से जो हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, दिस इज द मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट कैन बी रिटन इट इज दैट द डॉट प्रोडक्ट of electric field intensity and cross sectional area cross-sectional area A are called electric flux। इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के दरमियान जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है, इसी डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं दैट फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाई। फाई ई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट हमारे पास एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी मदद से हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एरिया को हमने वेक्टर क्वांटिटी लिया हुआ है, मगर हालांकि एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है।
हाँ, अब एरिया को हम डिफाइन कर सकते हैं, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एरिया। और एरिया जो है ये बजाते हुए क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, मगर यहाँ पे हम एरिया को लेते हैं इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये किस तरह पॉसिबल है? हाँ, एरिया जो है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एज अ होल एरिया एक मल्टी डायरेक्शनल क्वांटिटी है। मीन एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके मल्टी डायरेक्शन होते हैं, और इसी मल्टी डायरेक्शन की वजह से डायरेक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं, और एरिया जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। और अगर हम इसी एरिया का अगर हम सेलेक्टेड ले लें, सेलेक्टेड रीजन हम इस एरिया का ले लें, तो हमारे पास एरिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी सेलेक्टेड एरिया को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी सेलेक्टेड एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसे हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक सेलेक्टेड क्वांटिटी है। लेट सपोज हमारे पास एक बुक है, तो बुक के हमारे पास 6 साइड्स होते हैं। हर एक साइड का हमारे पास अपना एक क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो 6 साइड है, हर एक साइड के लिए एंटी साइड एग्जिस्ट है, तो वो इफेक्ट कैंसिल कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट एरिया का जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो कैंसिल हो जाता है। अब अगर हम इसी बुक का एक साइड ले लें, इसी बुक का एक साइड ले लें, तो अब दिस इज कॉल्ड सेलेक्टेड एरिया। अब ये एरिया जो है इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब इसी सेलेक्टेड एरिया को हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एरिया के साथ डील करते हैं इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टेड एरिया है, हमने सिर्फ एरिया का एक ही साइड जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया। या अगर हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को खत्म कर लें, अब हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को डिड्यूस करेंगे। तो अब जिस तरह हमने पढ़ लिया कि फाई ई इज इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल है? ई डॉट हमारे पास ए की इक्वल है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अगर हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को खत्म कर लें तो हमारे पास आएगा ई ए इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू ई ए एन टू हमारे पास कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किस चीज का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। मीन हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है, दिस इज कॉल्ड फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन वो फैक्टर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फैक्टर्स कहते हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अफेक्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अफेक्ट करते हैं। दिस इज फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड एरिया। एरिया हमारे पास वो फैक्टर है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज भी करता है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिक्रीज भी होता है। अब एज वी नो दैट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास ई ए एन टू कॉज ऑफ थीटा। अब लेट सपोज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मीन ई, और हमारे पास जो थीटा है मीन ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है और जो थीटा है वो भी कांस्टेंट है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन जितना हम एरिया इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब लेट सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर हमने दो एरिया इंसर्ट कर लिए। एक एरिया हमारे पास ज़्यादा है और एक एरिया हमारे पास कम है।
तो ये हमारे पास कम एरिया हमने इंसर्ट किया हुआ है, तो इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स जो होंगे वो कम होंगे। अब अगर इसकी जगह पे हम एक लार्जर एरिया इंसर्ट कर लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस एरिया के ऊपर पास होंगे। सेकेंड जो हमारे पास फैक्टर्स हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अफेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी ग्रेटली अफेक्ट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फ्रॉम द इक्वेशन फाई ई इज इक्वल टू ई ए एन टू कॉज ऑफ थीटा इनटू कॉज ऑफ थीटा। अब अगर एरिया और थीटा हमारे पास कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं दैट फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास इज इक्वल टू नहीं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन between electric field intensity and electric flux. So it means that when the intensity of a charge, electric field intensity of a charge increases, magnitude of flux will also be increases. So there is a direct relation between electric field, electric flux and electric field intensity. इसके बाद जो नंबर थर्ड फैक्टर है, this number third factor is called orientation. Orientation mean angle. The angle between electric flux एंड हमारे पास जो है एरिया के दरमियान जो एंगल है वो भी ग्रेटली अफेक्ट करता है किस चीज़ को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, लेट सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसमें एरिया लाई है और उस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई है सच दैट द डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और such that electric field intensity and area are parallel to each other. तो किस तरह? अब लेट सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने एक एरिया इंसर्ट कर दिया सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ये पैरेलल है। किस तरह? अब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन ई का डायरेक्शन है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये एरिया का डायरेक्शन है एन यूनिट वेक्टर जो एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर हम देख लें तो ये दोनों पैरेलल हैं। थीटा हमारे पास 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स वो किस चीज़ की इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई विल बी इक्वल टू ई ए एन टू कॉज ऑफ एंगल कितनी है? 0 डिग्री। तो कॉज ऑफ 0 डिग्री एंड कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास ई ए। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 आ जाएगा तो इसी 1 को अगर हम ई ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई ए आ जाएगा विच इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्स। जैसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम फ्लक्स कहते हैं। दिस इज मैक्सिमम flux. So when the angle between electric field intensity and area is 0 degree, magnitude of electric flux will be maximum. जो सेकंड हमारे पास केस है, सेकंड हमारे पास केस 2 हमारे पास when the angle between electric field intensity and area is 90 degree, जब एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो अब लेट सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने एक एरिया इंसर्ट कर लिया या इस एरिया को अगर हम रोटेट कर लें 90 डिग्री के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हमारे पास ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा और डायरेक्शन ऑफ एरिया विल बी इन दैट this is an unit vector and this is the direction of electric field intensity E. So the angle between area and electric field intensity is 90 degree. So magnitude of electric flux pi E will be equal to EA n2 cos of 90 degree and cos of 90 degree is equal to 0. तो हमारे पास आ जाएगा phi E is equal to ई ए एन टू 0। तो फाई ई विल बी इक्वल टू 0।
दिस इज कॉल्ड जीरो फ्लक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो फ्लक्स कहते हैं। सो व्हेनेवर area is held an electric field line and such that the direction of area is normal to the direction of electric field, so magnitude of electric flux will be zero हमारे पास। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट हमारे पास इंटेंसिटी E, सेकंड हमारे पास एरिया, नंबर थर्ड वन हमारे पास ओरिएंटेशन थीटा। तो ये तीन फैक्टर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमारे पास क्या है? चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मेजर करते हैं, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी की वजह से इसकी ज़रूर कोई यूनिट होगी। तो इसकी क्या यूनिट होगी? मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं दैट फाई ई इज इक्वल टू ई ए एन टू कॉज ऑफ थीटा। सो अब ये इसका इक्वेशन है, तो यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं दैट न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर divided by column. This is the unit, Newton meter square per column is the unit of electric flux। या इस यूनिट को हम लिख सकते हैं in the form of that। अब ये हमारे पास जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉलम। तो इसे हम लिख सकते हैं दैट न्यूटन मीटर, या हमारे पास न्यूटन मीटर डॉट मीटर स्क्वायर को हमने अलग अलग लिख लिया। तो अब यहाँ पे जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू जॉल, ये जॉल की इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इनकी जगह पे जॉल, तो जॉल डॉट मीटर पर कॉलम, दिस इज द यूनिट, अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज सेकेंड यूनिट है किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। वो हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर ये फर्स्ट यूनिट है और ये सेकंड यूनिट है, तो ये दोनों जो है ये यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इसमें हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स या जीरो फ्लक्स हो, मीन काइंड ऑफ फ्लक्स हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? पॉजिटिव फ्लक्स के बारे में, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स हो कब हमारे पास पॉजिटिव होगा। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन वी विल बी पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एरिया से बाहर जाते हो, तो इस वक्त हम इन फ्लक्स को पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, अब लेट सपोज ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, अब इसी क्लोज सरफेस से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स होगा दैट विल बी पॉजिटिव। या लेट सपोज हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और इसी क्लोज सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाई है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफाइनाइट। तो ये इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस से आउट जा रहे हैं, तो इस काइंड ऑफ फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सेकेंड जो हमारे पास है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव कब होंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Electric flux will be considered negative. These are the convention about electric flux. Electric flux will be negative when electric field line entering the area. जब electric field line एरिया में एंटर होते हैं, तो इस वक्त इन फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फ्लक्स। दिस फ्लक्स इज कॉल्ड नेगेटिव फ्लक्स। तो इसी फ्लक्स को हम नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं। और नंबर थर्ड वन जो है दिस इज हमारे पास जीरो फ्लक्स।
तो जीरो फ्लक्स क्या होता है थर्ड केस में? जीरो फ्लक्स हम उन फ्लक्स को जीरो फ्लक्स कहेंगे कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज एरिया में एंटर होती है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज एरिया को लीव करते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है किस चीज में? हमारे पास इस क्लोज सरफेस में एंटर हो रही है, तो इनको हम नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं और इस नेगेटिव फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है 3। लेट्स सपोज, हम सपोज करते हैं, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दैट। अब दिस इज पॉजिटिव फ्लक्स। तो अब अगर हम देख लें तो नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लीव कर रहे हैं, तो अब दोनों इक्वल है। तो इस काइंड ऑफ फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? इस काइंड ऑफ फ्लक्स को हम जीरो फ्लक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड जीरो फ्लक्स। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 हमारे पास क्लोज सरफेस है और ये क्लोज सरफेस जो है यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रहे हैं और हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास 4 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास लीव कर रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास एंटर हो रहे हैं और 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास लीव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इट विल बी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसी को फिर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दिस विल बी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन आर्बिट्रेरी क्लोज शेप सरफेस। मीन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड आर्बिट्रेरी शेप। मीन लेट सपोज हमारे पास हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जो हमारे पास क्लोज सरफेस है और उसका जो शेप है दिस इज आर्बिट्रेरी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये हमने मालूम करना है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब है कोई भी हमारे पास शेप हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, बट क्लोज हो हमारे पास। तो अब लेट सपोज हमारे पास ये एक क्लोज आर्बिट्रेरी हमारे पास शेप है, दिस इज अ क्लोज आर्बिट्रेरी शेप और इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज लाई है। तो अब हमने मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने मालूम करना है इसी क्लोज सरफेस से बाहर की जानिब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं हमने उसी को मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। मगर इस इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करेंगे थ्रू एनी क्लोज पाथ, तो हम इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ करते हैं हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। मगर इस इक्वेशन के हमारे पास 2 लिमिटेशंस हैं। अगर वो लिमिटेशन हमारे पास पूरे हों तो हम तभी मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। वो 2 लिमिटेशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास जो है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विल बी यूनिफॉर्म, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। और सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है सरफेस शुड बी फ्लैट, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस सरफेस के ऊपर पास हो रहे हैं एट शुड बी फ्लैट, अगर वो फ्लैट हो। तो अब अगर कोई सरफेस मीन ये 2 कंडीशन हमारे पास ओबे है तो तभी हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फर्स्ट तो ओबे है, ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये हमारे पास यूनिफॉर्म है, मगर इस सरफेस का जो शेप है वो हमारे पास फ्लैट नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इस पूरे के पूरे जो शेप है इसे स्मॉल nth पीसेज में डिवाइड करेंगे। nth पीसेज में डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं? हमारे पास ये एडवांटेजेस हैं कि इन्हें nth शेप में डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्म होती है और ये स्मॉलर शेप जो है ये हमारे पास क्या होता है? फ्लैट होता है। तो हम इजीली इस इक्वेशन
को अप्लाई कर सकते हैं, दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो हम इजीली इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई। तो जब हम इसे छोटे छोटे स्मॉलर nth पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो अब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, सो हमारे पास अब चूंकि एरिया ये हमारे पास स्मॉल स्मॉल सरफेस है, हर एक एरिया को हमने एक नाम दे दिया A1, A2, A3, A4 अप टू हमारे पास AN, हमने nth पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसका समेशन लेंगे। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर्बिट्रेरी शेप का होगा दैट विल बी इक्वल टू दैट डेल फाई इज इक्वल टू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, तो E एन टू हमारे पास डेल ए। दिस शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू हमारे पास थ्रू एनी आर्बिट्रेरी शेप। या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट फाई इज इक्वल टू ई या समेशन ई एन टू डेल ए, एन टू डेल ए। तो इस फॉर्म दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज आर्बिट्रेरी शेप। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज स्फीयर। मीन हमारे पास एक क्लोज स्फीयर है, हमने उसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्लोज स्फीयर है और इसी क्लोज स्फीयर से के अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसी पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो हम किस तरह यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम कर सकते हैं। तो अब नंबर 5 जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज ई शुड बी यूनिफॉर्म, ये हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि एरिया शुड बी फ्लैट, मीन जो एरिया होगा एरिया शुड बी फ्लैट, हमारे पास एरिया फ्लैट होगा, शुड बी फ्लैट, हमारे पास एरिया हमारे पास फ्लैट होगा। तो अब यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर का एरिया फ्लैट नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक होल सरफेस को स्मॉलर एरिया में डिवाइड करेंगे सच दैट इट बिकम फ्लैट, ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए, फ्लैट बन जाए और हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकें यहाँ पे। अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई, अदरवाइज हम इसके ऊपर जो है अप्लाई नहीं कर सकते ई डॉट ए के इक्वेशन को। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एरिया होता है वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो जाता है। तो हमने इसे nth पार्ट्स में डिवाइड कर लिया टू बी, ताकि हम एरिया को फ्लैट कर सकें। तो अब यहाँ पे हम हर एक पार्ट के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं थ्रू एरिया A1। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया A1, एरिया A1 मीन A1 की जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज की इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया A1 शुड बी इक्वल टू φ1 एंड इज इक्वल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हमारे पास, तो A1 एंड टू cos ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है, 0 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू E एंड टू A1। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया A1। इसी एरिया A1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सो इसके बाद जो सेकंड है दिस इज थ्रू A2, थ्रू A2 हमने A2 के ऊपर मालूम करना है। तो वो क्या होगा हमारे पास, दिस शुड बी φ2 इज इक्वल टू E एंड टू A2 cos ऑफ थीटा, एरिया फ्लैट है तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 0 डिग्री। तो ये बन जाएगा दिस शोज दैट φ2 इज इक्वल टू E एन टू A2, E एन टू A2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया A2। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर 3 थ्रू A3 मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू A3 हमने मालूम करना है एरिया A3। तो वो क्या होगा, वो हमारे पास आ जाएगा दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3 इज इक्वल टू आपके पास E एन टू A3 cos ऑफ थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा दिस शोज दैट φ3 इज इक्वल टू किस चीज की इक्वल होगा, E A3 की इक्वल होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया A3। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास दिस इज थ्रू एरिया A4, थ्रू A4 एरिया A4।
तो वो किस चीज की इक्वल होगा, 5/4 इज इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू E n2 A4 n2 cos of theta. Cos of theta, this should become that 5/4 is equal to E n2 A4. E n2 A4. This is electric flux through area 4 up to so on. क्योंकि nth है तो up to so on. So electric flux थ्रू मीन फाई थ्रू हमारे पास किस चीज की थ्रू एरिया ए एन, थ्रू एरिया ए एन। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा दैट फाई एन इज इक्वल टू ई एन टू ए एन एन टू कॉज ऑफ थीटा। फ्लैटनेस की वजह से थीटा विल बी इक्वल टू हमारे पास 0 डिग्री। सो दिस विल बिकम फाई एन इज इक्वल टू E n to A n के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू nth पार्ट ऑफ द एरिया। तो जब भी हमारे पास एरिया फ्लैट होता है, n फ्लैट एरिया, n फ्लैट एरिया, जब एरिया फ्लैट हो, n फ्लैट एरिया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा किस चीज की इक्वल होता है, 0 डिग्री की इक्वल होता है। तो इस तरह सब के सब हमारे पास cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। हमारे पास फाई 1 की वैल्यूज है, फाई 2 की वैल्यूज है, और इसके अलावा फाई 3 की, फाई 4 की, अप टू सो ऑन फाई n की n है हमारे पास। तो टोटल जो फ्लक्स होगा इस सरफेस के ऊपर, टोटल नेट फ्लक्स जो होगा इस सरफेस के ऊपर, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन स्मॉल पीसेस के ऊपर मालूम कर लें, दैट विल बी द नेट फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। तो वो किस चीज की इक्वल होगा, तो वो हमारे पास इक्वल होगा नेट फ्लक्स। मीन हम लिख सकते हैं दैट फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, या अगर हम दूसरे पेज के ऊपर कर लें तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस हमारे पास फाई 2 प्लस हमारे पास फाई 3 प्लस हमारे पास फाई 4। ये सब के सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू स्मॉल पीसेस अप टू सो ऑन प्लस फाई n। तो इन सब की वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर लें तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा मीन फाई टोटल इज इक्वल टू E A1 प्लस E N2 A2 प्लस E N2 A3 प्लस अप टू सो ऑन E N2 N2 AN। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देख लें तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो कॉमन कर लें, तो कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाई टोटल इज इक्वल टू E N2 A1 प्लस हमारे पास A2 प्लस हमारे पास A3 प्लस हमारे पास A4 प्लस हमारे पास ये आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन दैट शुड बी इक्वल टू AN। अब ये हमारे पास एरिया ऑफ द फ्लक्स है। तो अब हम इसे ऐड करेंगे, तो ऐड किस तरह करेंगे कि हम इसका समेशन लेंगे। क्या लेंगे, समेशन। तो हमारे पास आ जाएगा that phi total is equal to phi total, point to be noted, यहाँ पे इसके साथ डेल है, that should be डेल, चेंज इन हमारे पास एरिया। तो जब हम इसका समेशन लेंगे तो समेशन के बाद हमारे पास ये बन जाएगा E is equal to समेशन E is equal to समेशन n2 डेल A। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास एरिया ऑफ द स्फीयर जो है वो इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो किस चीज की इक्वल है, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो हमारे पास समेशन डेल A विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो एरिया की ये वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, इसे नाम दे दें इक्वेशन 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई r स्क्वायर, क्यों, डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यों डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लें। पुटिंग
एन इक्वेशन 1। तो जब हम ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट फाई टोटल इज इक्वल टू, ई की वैल्यू पुट कर लें, ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड टू डेल ए की वैल्यू विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये 4 पाई एंड आर स्क्वायर विल कैंसल और हमारे पास आ जाएगा दैट फाई टोटल इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्यों रह जाएगा और डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस, अगर ये क्लोज सरफेस स्क्वायर के फॉर्म में हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, स्फीयर के फॉर्म में हो, तो उसके ऊपर उससे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा फाई टोटल इज इक्वल टू क्यों डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होगा। तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। और सेकेंडली हम लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस का मतलब है क्यूबिक भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, हमारे पास ट्रायंगुलर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास हम इसके ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों, मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे।